आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं उमा भारती से। आपकी अदालत में अगला सवाल। आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम है कि ये अपनी बात पर कायम नहीं रहती। उमा जी, बात सही है कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन किया? जी। किस शर्त पर आपने किया था? शर्त कोई नहीं थी। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ वैचारिक विरोध होते हुए भाजपा ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 89 में उनका साथ दिया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हुए थे मुलायम सिंह, मायावती टाइप के लोग, इनकी तुलना में मुझे मनमोहन सिंह से भी अच्छे हमारी पार्टी को, और हमें लगा कि हमें आडवाणी जी का सपोर्ट करना चाहिए। वो सबसे अच्छे आदमी थे तो हमने उनका सपोर्ट किया विचारधारा के आधार पर। लेकिन 6 महीने पहले, 8 महीने पहले नवंबर में आपने लालकृष्ण आडवाणी के बारे में क्या कहा था, ये मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ। आपका बयान है, आडवाणी जी ने राम के साथ धोखा किया, ईमानदार नेताओं को निकाला, सत्ता के दलालों के कहने पर बीजेपी चलाई, ईमानदार लोगों का अपमान किया, इसकी माफ़ी देश की जनता उन्हें नहीं दे सकती। आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आडवाणी जी आपको छोड़ूंगी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगी। तो जो बात आपने कही है, जो आज की हकीकत है वो ये है कि हम पैसे की हमारे पास कमी थी, हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, हमें किसी ना किसी का समर्थन करना पड़ता, क्योंकि अगर हम शांत होकर के घर में बैठ जाते तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। राजनीति में चुनाव में भूमिका निभाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मुझे बताइए, राम सेतु को बचाने हो, अयोध्या में मंदिर बनाने की बात करनी हो, SEZ के बारे में पुनरीक्षण की बात करनी हो, या विदेशी धन को वापस लाने की बात करनी हो, क्या मनमोहन सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, हमें इनमें से किसी का समर्थन कर सकते थे? तो इस कारण से हमने आडवाणी जी का समर्थन किया। आपने जो बातें कही हैं मैं उनको झुटलाऊंगी नहीं, वो कल का सच था और ये आज का सच है। और ये आप मानिए कि खुद से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। जब दल के हित की बात आई तो मैंने अपना हित नहीं देखा, और जब देश के हित की बात आई तो मैंने दल का हित नहीं देखा, और मुझे देश के हित में लगा कि आडवाणी जी का समर्थन करना चाहिए। उमा जी, ये आपका जो देश के हित की परिभाषा है, आडवाणी जी की परिभाषा बहुत जल्दी जल्दी बदली है। आपने क्या कहा था नवंबर में, वो एक बार और बताता हूँ आपको। आपने कहा, अरे उन्होंने तो कह दिया मैं ईसाई स्कूल में पढ़ा हूँ, ईसा मसीह को मानता हूँ। ये बात उन्होंने 5-7 साल नहीं कही होगी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस आदमी को अपनी रंगत ही न पता हो, जिस आदमी की वास्तविकता न पता हो, ऐसा व्यक्ति 1 घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री पद पर बैठ गया तो हे भगवान, इस देश को कौन बचाएगा? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। ये मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो क्योंकि मैंने पहले वाले चार्ज को डिनाई नहीं किया है, इसको मैं डिनाई करूंगी। आपने लेकिन कहा, मैं एक बात जरूर कहूंगी, मैं अपना परम लक्ष्य मानती हूं कि आडवाणी को PM बनने से रोकना है। उस समय मैंने मूल बात मैं आपको पहले कह दूं, वो कोई भी बात इसमें से सच हो सकती है, कोई भी बात गलत हो सकती है, और ये जनता की अदालत है, जनता में भगवान होता है। मैं तो कभी असत्य बोलूंगी नहीं, और आडवाणी जी से बेहतर मुझे कोई लगता नहीं था, और इसलिए हम आडवाणी जी के साथ में खड़े हो गए। उस समय मैंने ये नहीं देखा कि आप मेरी कितनी हंसी उड़ाओगे, मुझे ये भी मालूम था कि मीडिया मुझे धोखे रख देगा, लेकिन मुझे एक ही बात की फिक्र थी कि राम सेतु टूट सकता है अगर आडवाणी जी को हमने आगे नहीं बढ़ाया। SEZ पर कोई पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होगा अगर हमने आडवाणी जी को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने देश को देखा, देश की गरीब जनता को देखा, मैंने इसको देखा ही नहीं कि आप मेरी धज्जियां उड़ा दोगे, मुझे पता था कि आप मेरी धज्जियां उड़ा दोगे। उमा जी, ये तो मेरा काम है जनता की तरफ से सवाल पूछना, उन बयानों पर आपका एक्सप्लेनेशन मांगना। आप कह रहे हैं कि इस चुनाव के दौरान मुझे कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मिला जो ये कर सकता था, लेकिन अक्टूबर 2008 में आपने कहा था कि आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगी। आपका बयान है, यदि जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी या राहुल गांधी की तुलना में मायावती को समर्थन दूंगी। यदि मेरे समर्थन से कोई दलित महिला प्रधानमंत्री बनती है तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैंने ये बात बिल्कुल कही थी। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि इस देश में कभी दलित प्रधानमंत्री बने, और वो भी यदि महिला दलित प्रधानमंत्री बने तो उन्हें बहुत खुशी होगी, और मैंने इसी का उदाहरण देते हुए बात कही थी। लेकिन जब इंजीनियर गुप्ता की हत्या हुई पैसे की वसूली के लिए, और मायावती ने उस हत्या पर अफसोस जताने की जगह पर, मैं ये नहीं कहती कि मायावती ने खुद हत्या की थी, लेकिन उनकी जन्मदिन के लिए पैसा वसूल हुआ था, और मायावती ने उस पर अफसोस जताने की जगह पर अपने जन्मदिन के जश्न पे कहा कि हमने तो पहले से भी ज़्यादा पैसे अब की बार इकट्ठे किए हैं। तब मुझे लगा कि इस देश की तो क्या, दुनिया की कोई भी महिला यदि हृदयहीन है और इतनी हृदयहीनता वो रखती है तो प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, चपरासी बनने के योग्य नहीं है। फिर मैं ऐसा मानता हूँ।
लेकिन उमा जी, ये अब जनता ये सवाल नहीं पूछी कि आप एक बात पर नहीं टिकते हैं। आप अक्टूबर 2008 में आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, मार्च 2009 में आप आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कहूँगी कि हाँ आप इसको अपराध कहेंगे, मैं अदालत में स्वीकार करूँगी, लेकिन वामपंथियों ने पहले कांग्रेस को समर्थन दिया, फिर समर्थन वापस ले लिया। सोनिया गांधी ने पहले विलासराव देशमुख को, इसको सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रस्ताव वापस ले लिया। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करके राष्ट्रपति भवन में गई, फिर बाहर आकर के उससे मुकर गई। तो ये सब लोग कुछ भी करें और मेरे को आप अकेले अपराधी ठहराओगे, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन इनको भी साथ में फांसी पर चढ़ाना। ये नहीं चलेगा कि उनको आप बख्श दो, मुझे मत बख्शो। फिर आप कहेंगे कि मैं आपकी धज्जियां उड़ा रहा हूं। देखिए, किसी ने अपने किसी नेता के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और थोड़ा पीछे जाता हूं। जनवरी 14, 2006 आपने कहा, मैं राजनाथ सिंह को चुनौती देती हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो पाकिस्तान में भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करके देश को लज्जित करने वाले लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी से निकाल कर दिखाएं। मुझे तो स्मरण नहीं हो सकता है कहा हो मैंने। आप कहें तो आप देख मैं सकती आपको हैं। पहले कह रही हूँ, मैं आपको पहले मैंने आपने गौर किया हो, मैंने शुरू में ही अपने अपराधी की स्वीकारोक्ति की है कि कई बातें बोली होंगी, कई बातें नहीं बोली होंगी, लेकिन मैं फिर मूल बात के ऊपर वापस लौटूंगी कि भारत की राजनीति में आप देखते रहिए। मैं अमर सिंह जी से तो अपनी तुलना करवाना नहीं पसंद करूंगी क्योंकि वो हर 3 महीने में बदल जाते हैं, लेकिन जो विचारधारा पर आधारित होने की बात करती हैं जो पार्टियां, उसमें 2 पार्टियां हैं देश में, एक वामपंथी हैं, दूसरे बीजेपी हैं। बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, हटाया, बनाया, हटाया। वामपंथी ने कांग्रेस को बनाया, हटाया, एक बार बीपी सिंह को बनाया, हटाया। मैं मानती हूं कि ठीक किया, विचारधारा के लिए जो जरूरत पड़ी वो करना चाहिए, मैं उसको गलत नहीं मानती। जो वो आडवाणी जी जिसके बारे में आप ये कहें कि जिन्ना की मजार पे जाके उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, उन्हें आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही हैं? आपको पता है इस देश में एक बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रवादी सोच का, और उसकी राष्ट्रवादिता पर कोई शक नहीं करता, वो है आरएसएस। आरएसएस ने खुद आडवाणी जी के जिन्ना वाले वक्तव्य पे आपत्ति की। आरएसएस ने ही वो स्थितियां बनाई कि आडवाणी जी ने अध्यक्ष का पद छोड़ा, और आरएसएस ने ही उनको प्रधानमंत्री पद के लिए जब उनके लिए घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, तो आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने उसका समर्थन किया। तो मैं अशोक सिंघल जी से और संघ के नेताओं से बड़ी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि उसी विचारधारा की धारा से हम निकले हुए हैं। आप कह रहे हैं वो बदलेंगे तो आप भी बदल जाएंगे ना? तात्कालिक परिस्थितियों को वो ठीक से समझते थे, और इन तात्कालिक परिस्थितियों में मनमोहन सिंह को बनाते, जो अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, जो अमीरी परस्त और अमेरिका परस्त हैं, ऐसे आदमी को बनाएंगे हम। आडवाणी जी को बनाएंगे जिनके सामने बैठ के कम से कम बात तो कर सकते हैं कि राम सेतु को बचाइए, ऐसी जेट से देश को बचाइए, बात तो कर सकते हैं। लेकिन आप तो कह रही थी कि वो दलालों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब देखिए, बहुत सारी बातें जो मैंने उस समय कही, मैंने आपको पहले कहा, ना मैं उस पर खेद व्यक्त करूंगी, ना मैं खंडन करूंगी, ना मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। मैं तो ये कहूंगी कि वो उस समय की तात्कालिकता थी, आज की तात्कालिकता है, लेकिन आडवाणी जी की निजी जिंदगी पर मैंने कभी उंगली नहीं उठाई, उनको हमेशा पिता तुल्य कहा। आपने अभी भी पढ़ते हुए बताया कि मैंने उनको पिता तुल्य कहा। जिसको आप पिता तुल्य कहती हैं उसके बारे में इतनी कड़वी बातें कहती हैं, जिसे नहीं कहती पिता तुल्य उसका क्या करेंगी, उसका मुझे समझ नहीं आता। जब आप गेरुए वस्त्र पहन के बैठती हैं, जब संन्यास की बात करती हैं, जब जनता की भलाई की बात करती हैं, तब ये कभी एहसास नहीं होता कि आप वाकई में कुर्सी के पीछे भागती हैं? नहीं, आप चिंता मत करिए, मेरे जो गेरुए वस्त्र हैं वो पहनती नहीं हूँ। मैंने विधिवत संन्यास लिया है नर्मदा किनारे पर, और संन्यास मैंने लिया है ताकि मैं गरीब आदमी के हक के लिए लड़ सकूँ, गरीब आदमी को रोटी और रोजगार दिलाने के लिए लड़ सकूं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं। और मैं सत्ता के सपने नहीं देखती हूं, मैंने हकीकत में सत्ता प्राप्त की और आगे भी प्राप्त करूंगी। मुख्यमंत्री बनी हूं, केंद्रीय मंत्री बनी हूं, कभी किसी नेता की चमचागिरी और चापलूसी नहीं की, जनता ने समर्थन दिया और अपनी काबिलियत से बनी हूं, और आगे भी सत्ता को छोड़ूंगी नहीं। बदमाशों और दलालों के हाथ में सत्ता जाने के बजाय मेरे जैसे लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी तो गरीब आदमी की सेवा करेगी, नहीं तो पूंजीपतियों के पांव के पास जाके बैठ जाएगी सत्ता। इसलिए सत्ता हमें लेनी है, मैंने पहले भी ली थी और आगे भी लेके रहूंगी। लेकिन उमा जी, अगर सत्ता लेनी है तो आप बार बार नाराज होकर कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ क्यों चली जाती हैं? केदारनाथ और बद्रीनाथ में साल में सिर्फ 1 दिन के लिए जाती हूँ, लेकिन जो हमारे देश का इंग्लिश मीडिया है उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे मैं रोज ही केदारनाथ में बैठती हूँ, जबकि वो रोज रात को शराब खाने में जाते हैं। मैं तो कहीं नहीं जाती, केदारनाथ ही जाती हूँ। तो केदारनाथ जाकर के पाप करती हूँ क्या? कम से कम लास वेगास में जाके जुआ तो नहीं खेलती हूँ ना मैं दूसरे नेताओं की तरह। इंप्रेशन ये मिलता है कि जब भी आप परेशान होती हैं आप कहती हैं अब मैं सारी दुनिया से संन्यास लेकर अमरकंटक चली जाऊंगी। मैं कभी लेकिन फिर दिग्विजय सिंह का मैं आपको बयान बताता हूँ, उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह के बयान पे मुझे जवाब नहीं देना। जो आदमी मेरे हाथ से बुरी तरह से पिट गया हो उसके बयान का जवाब ही नहीं देना। मैं सच्ची वो ये कहते हैं राजनीति खींच लेती है इन्हें बार बार। आप माया मोह छोड़ के जाती हैं अमरनाथ, लेकिन फिर माया मोह अब देखिए बेचारे को दिग्विजय को यही नहीं मालूम कि अमरनाथ और केदारनाथ में अंतर क्या है। एक बात मैं बताऊं, दूसरी बात मेरा ये कहना है कि मुझे तो बिल्कुल
पूरी तरह से सत्ता से प्यार है, राजनीति से प्यार है और सत्ता से प्यार है। अरे राजनीति करेंगे तो काहे के लिए करेंगे? बदमाशों को और दलालों को कुर्सी पे बिठाने के लिए करेंगे क्या? खुद बैठेंगे ना? फिर ऐसा थोड़ी करेंगे कि बारात हम सजाएं और पंगत कोई और जा करके खाए, ऐसा नहीं करेंगे। और सत्ता जब भी प्राप्त करेंगे गरीब की सेवा करेंगे। आज तक एक आरोप नहीं लगा। 1 साल मुख्यमंत्री रही और 6 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ, और जहाँ रही हूँ वहाँ मजदूरों का भला किया, महिलाओं का भला किया और गरीबों का भला किया। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी जाऊँगी और अनाथ के दरवाजे पर भी जाऊँगी और केदारनाथ के दरवाजे पर भी जाऊँगी, सब जगह जाऊँगी। सब नेताओं को जेल जाना चाहिए एक बार। सबको जाना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा। खास तौर से जो सत्ता में हैं उनको तो जाना जरूर चाहिए। भाई विजिटर ही बन के चले जाओ। आपकी अदालत में आज हम सफाई मांग रहे हैं रीटा बहुगुणा जोशी से, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिनके एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में रीता बहुगुणा जोशी पर इल्जाम है कि इनके बयान से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। रीटा जी, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, जो पब्लिकली तो नहीं बोल पाते हैं लेकिन प्राइवेटली कहते हैं, कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी, वो दलितों के घर जाकर ठहरते, जिसका जिक्र आपने किया, और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का सम्मान, कांग्रेस पार्टी की रीच बढ़ी थी। लेकिन आपके इस बयान ने किए कराए पर पानी फेर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से बेइंतहा उद्वेलित थे कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया, इस पूरे इंसिडेंट को एक गलत मोड़ दिया गया और मेरा घर जलाया गया। हजारों में नहीं, मेरे ख्याल से लाखों में कार्यकर्ता सड़कों पे निकले हैं सरकार का विरोध, और जनता ने उनका साथ दिया। और बहन जी ने 23 तारीख को लखनऊ में, पूरे यूपी में शर्म करो दिवस का आह्वान किया था, हर जिले मुख्यालय पर शर्म करो दिवस। और मैं कि आप खुद पता लगा लीजिए, इट वॉज अ टोटल फ्लॉप, एकदम वो नाकाम रहा। सिर्फ बीएसपी के वर्कर्स उसमें निकले, जनता ने उसमें भाग वो तो उन्होंने नहीं इसलिए लिया। अपने वर्कर को नियंत्रित रखा था ताकि दंगा ना फैल जाए। उन्होंने जनता से आह्वान किया था निकलने का। देखिए आज दलित भी बहुत परेशान है। दलित समाज अब समझ गया है कि बहन जी सिर्फ उनकी भावनाओं से खेलती है। वही इनका हश्र होगा जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जिन्होंने हिंदुओं की भावना से खेला था। लेकिन आप ये नहीं मानते कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, जिन्हें गवर्नर बनाया वो ब्राह्मण हैं, लेजिस्लेचर पार्टी में जो नेता हैं वो भी ब्राह्मण हैं। हमारी पार्टी में कभी जाति और समुदाय को देख के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। अब ये तो एक आप कह लीजिए इंसिडेंटल है, पर लोग तो सभी अच्छे हैं ना। क्या वजह थी कि राहुल गांधी उस समय, जिस समय पूरा मामला एकदम पराकाष्ठा पर था, वो उत्तर प्रदेश गए, लखनऊ गए, लेकिन आपसे मिलने नहीं गए, आपके घर नहीं गए, वो जला हुआ राख देखने नहीं गए? मैं तो जेल में थी मुरादाबाद में। वो भी एक अलग विषय, उसको कभी बात करूंगी। विमेन बैरक्स की जो हालत है, इट इज शेमफुल, इट इज फ्राइटफुल। कभी क्यों? अभी आप बताइए कि क्या देखा आपने? जो मुरादाबाद का जो विमेन्स बैरक है, आप इमेजिन करोगे, सिर्फ 22 लोगों के रहने की जगह है, 3 कक्ष हैं उसमें, 87 महिलाएं हैं उसमें, दे कांट इवन टर्न साइड्स। और इतने बड़े बड़े फील्ड माउस, इतने बड़े बड़े, और रात को काटते हैं, किसको काट लेंगे भरोसा नहीं। कभी कोई महिला चिल्लाती काट लिया, कभी कोई बच्चा चिल्लाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं माओ के साथ, 1 साल का, 6 महीने का। और कॉकरोचेस, तो कॉकरोच तो इतने कि आप सोइए तो 50-100 तो आपके ऊपर जरूर घूम रहे होंगे। टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं, इट इज हॉरिबल। ये हम कहते हैं, अब इसके बाद तो मैं सेकंड मुहिम मेरी यही है। इंप्रेशन तो ये था कि आपको एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह रखा गया होगा, जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं, वो मैं तो टेररिस्ट थी भाई। मैंने इतना बड़ा पूरे देश में, मुझे तो बिल्कुल कॉमन बैरक में रखा गया। मुझे कोई नाराजगी नहीं है इस बात से। मुझे वो भी जीवन जीने का मौका मिल गया जो संभवतः मैं देख भी ना पाती। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी की कि उन महिलाओं की प्लाइट से मुझको उन्होंने अवगत करा दिया। इट वॉज हॉरिबल। आई कुडंट स्पेंड 2 नाइट्स में 2 रात वहाँ गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया। वहाँ लोग 12-12 साल, 14-14 साल की सज़ा काट रहे हैं। दे आर ह्यूमन बींग्स रजत जी। कोई झांकता नहीं, कोई देखता नहीं। मैंने पूछा जेलर को निकलते समय कि ऐसा क्यों है, बोले कि हम लोग तो भेजते हैं प्रपोजल्स, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको धर देती है कहीं ना कहीं, फाइलों में मूर्ति बना लेती है। आई मीन यू शुड स्पेंड मनी इन प्रॉपर थिंग्स यार। कायदे की जगह में पैसा लगाओ, कहाँ लगा रहे हो पैसा? लेकिन रीटा जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। देश भर में और बहुत सारी ऐसी जेलें हैं, ऐसी जगह सब नेताओं को जेल जाना चाहिए एक बार। सबको जाना चाहिए,
तब उनको समझ में आएगा। खास तौर से जो सत्ता में है उनको तो जाना जरूर चाहिए भाई, विजिटर ही बन के चले जाओ। और ऐसी जेल में जाना चाहिए जहां वो उन्हें थोड़े दिन कॉमन प्रिजनर की तरह रखा जाए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्रमिक अब गई आप होती। जब भी बोलेंगी सोच समझ के बोलेंगी। मैंने सारी जिंदगी शालीनता, और देखिए मैं प्रोफेसर हूँ, शब्दों के ही खेल करना हम लोगों का काम है। तो ये बहुत मैं बड़ा हिस्ट्री- खेल हो गया ना मैं शब्दों का हिस्ट्री ही, रेखा जी। पढ़ाती हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और मैं जानती हूँ कि हर शब्द का महत्व होता है। वो मेरा वाक्य, मेरी भावनाएं जो एक महिला होने से जो उद्वेलित थी उस रॉ में निकल गई। वो सोची समझा वाक्य नहीं है, लेकिन मुद्दा बिल्कुल सही है रजत लेकिन जी। ये भी सही है कि उस मुद्दे को हिस्ट्री- मैं और तरह से भी पेश कर सकती थी, लेकिन कभी कभी प्रकृति आपसे कुछ कराती है, आप आपने खुद कुछ नहीं इतिहास करते। पढ़ाते पढ़ाते इतिहास रच दिया आपने। इट्स अ कोइंसिडेंस। कैसा लगा अमिताभ बच्चन की मां बनकर? बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों से कह पाऊंगी कि आपका सबसे बड़ा भाई है अमिताभ बच्चन। शायद ही किसी को ऐसा मौका मिले, दैट टू 13 साल के अमिताभ बच्चन की माँ का रोल। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने उनकी माँ का रोल निभाया है, पर सभी ने ओल्डर अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निभाया है। लेकिन चर्चा उस बयान की हुई जिसमें आपने कहा कि मुझे अभिषेक जैसा बेटा चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि अगर आज के दौर के हीरोज में से आपको किसी एक को अपने बेटे के लिए चुनना पड़ा तो आप आफ्टर मिस्टर बच्चन किसको चुनेंगी? मैंने कहा जाहिर सी बात है अभिषेक, बिकॉज आई हैव सीन हिम इंटरैक्ट विद मिस्टर बच्चन। हाँ, वो भी हो सकते हैं, पर मैंने अभिषेक की बात की थी। ही इज अ वेरी वेल ब्रॉट अप गाय। आपने ये भी कहा कि पाक करते समय आपको लगा कि अभिषेक की आंखों में जादू है। वो तो है। एज अ को एक्टर जब उनके साथ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो रिहर्स नहीं करते, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, तो टेक पे वो क्या करेंगे आपको पता नहीं होता पहले से, पर एक ऑनेस्टी होती है उनके परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से उनके साथ परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं उनकी आंखों में जादू है, तो आपको नहीं लगता कि ऐश्वर्या नाराज हो जाएगी आपसे? नहीं, ऐश्वर्या कहती होगी कि तेरा जादू चल गया। नहीं, मुझे लगता है कि उनको पता है कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था कि आप शाहरुख खान को बहुत चाहती हैं और ज़रूरत पड़े तो गौरी खान का मर्डर कर सकती हैं? शाहरुख इज सच अ रोमांटिक हीरो, और मैं उनके साथ काम करने के लिए बेताब हूँ, पर अभी तक वो मौका मिला नहीं है। और हाँ, आई वुड मैंने मजाक में कहा था, आप भी पर मे बी आई कुड किल हर। मजाक कर रही हूँ। आमतौर पर इस तरह के शॉकिंग स्टेटमेंट आप देती हैं। आपने जैसे कहा कि मैं किसी भी एक्टर को किस करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था। आई डोंट नो, ये अखबार में छपा हुआ है, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तो कुछ भी छाप देते हैं कभी कभार। वरना मैं आपको आपकी उन फिल्मों के सीन दिखा देता हूँ जिस हीरो के साथ आपने काम किया उसको फिल्म में किस जरूर किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने 2 बार। मैं आपको पूछ लूं, परिणीता में संजय दत्त को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्षय कुमार को हे बेबी में? नहीं। गुरु में माधवन को? और एकलव्य में सैफ को? नहीं। और अब अरशद वारसी को? माधवन और अरशद के साथ ये सीन जरूर हुए हैं, पर दूसरों के साथ वो जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं दिखाते थे कि 2 फूल आ गए। आप कहें तो दिखा दूं जनता को कैसे वो 2 फूल आगे आए हैं।
कहीं कुछ बीच में नहीं आ रहा है। मैं मानती हूँ कि माधवन और अरशद के साथ ये सीन्स हुए हैं, पर देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैडम, इश्किया का अपना कोई ऐसा डायलॉग हो जो आप बोलना चाहें तो सुनाना चाहें, जो आपका फेवरेट हो? बहुत फनी डायलॉग है इश्किया में। गाली ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अरशद, मुझे मेरा हाथ मरोड़ के मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि बैग कहाँ है, और मुझे उनको बहुत स्ट्रेट होके ये जवाब देना था, पर लाइन इतनी फनी लाइन थी कि मैं हर बार हंस पड़ती थी। 25 टेक लिए मैंने इसके। लाइन ऐसे था कि जब तुम मेरे कमरे की खिड़की पर टंगे हुए थे, वो तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहा था। आई डोंट नो, मुझे वो लाइन इतना फनी लगा, हर बार मैं कहती थी और हंस पड़ती थी। मैम, आपसे ये सवाल है, जो मुन्ना भाई MBBS में जो आपने एक बार बोला है मुंबई, कि वो कह सकते हैं मैम आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मैम, प्लीज एक बार प्लीज। गुड मॉर्निंग मुंबई। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है हमेशा, I felt it was only my duty to come here and explain myself to you guys, and thank you very much. और जहाँ तक इंडिया छोड़ने का सवाल है, मैं कभी इंडिया छोड़ नहीं सकती। मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट चॉइसेस किए हैं अपने करियर में। Even after winning Big Brother, I had a lot of choice to make a career abroad, but I still chose to be in India because I love this country too much. So even if I get married, मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अदालत की और जनता की अदालत है, चूंकि है तो जनता की नज़र में कभी गिरूँ ना, बल्कि जनता की नज़र में ऊंची ही रहूँ। मैं कभी जनता का मान नहीं गिराऊंगी। फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो संघर्ष करूं, संघर्ष की तीव्रता में तो मेरे कमी नहीं आएगी। हाँ, शब्दावली ज़रूर मैं संभाल कर इस्तेमाल करती हूँ। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।